गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिल के बारे में बात करेंगे और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया लोकसभा में ड्यू टू सम ऑफ इट्स क्लॉजेस। तो आइए बिल के बारे में देख लेते हैं कि क्या है फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। सो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। Financial Resolution and Deposit Insurance Bill seeks to empower central government to create a single agency for resolution of financial firms such as banks, insurance companies, non-banking financial companies and stock exchanges in case of delivery. So friends, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी आपको। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हम लोग होते हैं वो अपने पैसे बैंक्स के साथ डिपॉजिट कराते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ भी होती हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग होती हैं, जिनके साथ हम डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवाते हैं। मान लीजिए अगर ये कंपनीज या बैंक्स इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब लिक्विडेशन में चले गए इनके असेट्स, तो वो पैसे तो जो हमने डिपॉजिट कराए थे वो उनको कैसे वापस करेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे, उनके पास वो सॉल्वेंट नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तभी तो वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो ऐसे केस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। वो पैसे रिलीज़ करती है और हर अकाउंट होल्डर को जिनके डिपॉजिट्स हैं बैंक के साथ, उनको 1 लाख रुपए वापस करती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए कि आप अकाउंट होल्डर हैं और आपने 50 लाख का डिपॉजिट खोल रखा है बैंक के साथ, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न में सिर्फ कितने मिलेंगे? 1 लाख। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 लाख तक का ही अमाउंट इंश्योर करती है DICGC, उससे ऊपर का नहीं करती, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपने कितने पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं। मान लीजिए कि अगर आप डिपॉजिटर हैं और आपने सिर्फ 50,000 रुपये का डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है, तो आपको पूरे 50,000 के 50,000 मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनकी इंश्योरेंस लिमिट है वो 1 लाख रुपीज़ पर अकाउंट तक की है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था DICGC का। क्योंकि अगर आप इन ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं, तो उनको रिटर्न में सिर्फ कितने तक की इंश्योरेंस मिलती है? 1 लाख रुपए तक की। मतलब अगर बैंक लिक्विडेट होगा या इंसॉल्वेंट होगा तो उनको सिर्फ 1 लाख रुपए ही रिटर्न में मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को हटाने और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लेके आई थी। तो इस बिल में क्या है, इन्होंने ये बिल जो है ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू क्रिएट अ सिंगल एजेंसी, एक एजेंसी क्रिएट करने की, जिसको बोलेंगे रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन, जो कि हेल्प करेगी किनके लिक्विडेशन में? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, NBFCs के। अर्लियर इससे पहले क्या था? इट वाज DICGC, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, विच यूज टू प्रोवाइड मनी टू द डिपॉजिटर्स इन केस द बैंक हैज़ टू बी लिक्विडेटेड. The new bill talks about closing DICGC and setting up a new resolution corporation with head office in Mumbai. जो ये resolution corporation होगा, इसका head office कहाँ होगा? मुंबई में होगा, and that will take care of the resolution process. और जितनी भी proceeding है insolvency की, वो यही देखेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोविजंस ऑफ द बिल को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके कुछ प्रोविजंस ये थे कि फर्स्ट तो ये है कि रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप होगी बॉम्बे में। कॉरपोरेशन शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाइल ट्राइंग अ सूट। कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स हो रही है तो जो रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन है उसके पास सेम पावर होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर CPC 908, मतलब CPC इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। द फाइनेंशियल firms will be classified into 5 categories on the basis of financial risk to ensure that there is clear mechanism for assessment, monitoring and dealing with the imminent failures before they occur. तो क्या है, जितनी भी हमारी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको ये 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इनके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, वो हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे ये फर्म्स को 5 कैटेगरी पे डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर ये उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमको किस प्रकार के एक्शन ले रहे हैं। Fourth, if an institution has been classified as critical, its management will be taken over by the resolution firm for restoration and resolution.
सो फ्रेंड्स, जो ये रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन है, क्योंकि अब यही रिस्पॉन्सिबल है रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो जो मैंने आपको बताया था 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक कैटेगरी है क्रिटिकल। और जब कोई भी फर्म क्रिटिकल कैटेगरी के अंडर आती है तो मतलब क्रिटिकल से नाम आपको समझ आ रहा होगा, बहुत क्रिटिकल है उसकी कंडीशन, और तब उसका जो मैनेजमेंट है वो टेक ओवर कर लिया जाएगा रेजोल्यूशन फर्म द्वारा। बाकी की जो 4 कैटेगरीज हैं वो आपको एक बार मैं बता देती हूँ। एक कैटेगरी है लो, एक है मॉडरेट, एक है मटीरियल, और फोर्थ है इमिनेंट। और जो 5th कैटेगरी थी वो है क्रिटिकल, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है, और ऐसे केस में जो रेजोल्यूशन फर्म है वो उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगी। रेजोल्यूशन में बी अंडरटेकन यूजिंग मेथड्स लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन, ट्रांसफरिंग द असेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट टू अ टेम्पररी फर्म, लिक्विडेशन, बेल इन। तो ये जो 4 तरीके हैं, इनके थ्रू रेजोल्यूशन कर सकते हैं। मतलब या तो किसी उस कंपनी को किसी के साथ मर्ज कर देंगे, या उसका एक्विजिशन हो जाएगा, उसके असेट्स को कुछ टाइम के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देंगे जिसमें उनके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फर्म को लिक्विडेट कर देंगे, या फिर बेल इन, मतलब गवर्नमेंट आके हेल्प करेगी और बेल आउट कर देगी सिचुएशन। सो जो लोकसभा में मुद्दा उठा था वो इस बेल इन क्लॉज पे ही उठा था, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं ये बिल पास नहीं हो पाया। सो ये थे हमारे प्रोविजंस बिल के। चलते हैं लास्ट स्लाइड पे, कंसर्न्स क्या थे बिल के साथ। सो द फर्स्ट कंसर्न ये था, द प्रपोज बिल सीक्स क्लोजर ऑफ DICGC एज द क्रेडिट गारंटी विल बी टेकन केयर ऑफ द रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। तो अब जो DICGC पहले गारंटी प्रोवाइड करती थी डिपॉजिट्स पे 1 लाख रुपए तक का, उसको तो क्लोज़ करने की बात बोली गई, और अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। और इसका अलग ही तरीका था, कैसे ये फर्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही थी और उस बेसिस पे डिसाइड करती कि कैसे डिपॉजिटर्स के पैसे को सिक्योर करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन इज़ एम्पावर्ड टू मॉनिटर फाइनेंशियल फर्म्स, कैलकुलेट स्ट्रेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ फेलियर। फिर आई थिंक ये पॉइंट बहुत ही ईजी है और शायद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो 3rd पॉइंट है ये बहुत ही ट्रबलसम था। इसमें ये था कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो डिपॉजिटर्स अपने अधिकार खो देंगे टू रिट्रीव देयर सेविंग्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि डिपॉजिटर्स अपने राइट्स को लूज़ कर रहे थे अगर कंपनी लिक्विडेट, अगर मर्जर हो रहा है या बेल इन हो रहा है तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उसके साथ साथ ही डिपॉजिटर्स के राइट भी चले जा रहे थे। इस वजह से भी काफ़ी विवाद हुआ था इस पॉइंट को लेके। इट डज़ नॉट स्पेसिफाई द फिक्स्ड इंश्योर्ड अमाउंट टू बी पेड बाय द बैंक टू द रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। पहले था 1 लाख, लेकिन अब कुछ क्लैरिटी नहीं थी, वेगनेस थी कि कितना अमाउंट या कितना सम इंश्योर्ड होगा रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन द्वारा। एंड लास्ट पॉइंट ये है, इट डज़ नॉट इवन स्पेसिफाई द अमाउंट डिपॉजिटर वुड बी पेड इन केस ऑफ लिक्विडेशन। कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कितने अमाउंट तक के डिपॉजिटर्स इंश्योर्ड होंगे, किस अमाउंट से इंश्योर्ड होंगे। तो इन सब बहुत ही वेग प्रोविजंस की वजह से कहीं ना कहीं ये बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा में। सो फ्रेंड्स, ये बिल जो है स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है, और अभी भी DICGC है जो डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बैंक्स को। सो फ्रेंड्स, हमने जो मेजर प्रोविजंस थे बिल से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिल किससे रिलेटेड था, फिर उसके प्रोविजंस क्या थे और उसकी लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स क्या थी जिस वजह से ये पास नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. Stay fit, stay at home. Thank you so much for your patience listening.